ठीक है, अगला जो टॉपिक है आप लोगों को आवाज पहुंच रही होगा, वो है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। आप लोगों को इकोनॉमी नहीं है बल्कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ना है। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है, पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। इको जो नॉमी होता है उसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों को पढ़ना पड़ता है। आर्थिक गतिविधियां, ध्यान देखिएगा, सभी आर्थिक गतिविधियों को पढ़ना पड़ता है। और जो इकोनॉमी होता है वो अर्थव्यवस्था को होना है, किसी पर्टिकुलर एक देश के जो व्यवस्था है उसको हमें पढ़ना पड़ता है। तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ को कैसे व्यवस्थित किया जाए। देखिए, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो अर्थ है, यानी आर्थिक जो संसाधन है उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, यानी मैनेज कैसे किया जाए। और अर्थशास्त्र का मतलब होता है जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती है, यहाँ पे क्रिया आ रहे हैं वहां पे क्या है, संसाधन आ रहे हैं। संसाधन वहां पे है अर्थ व्यवस्था में, और अर्थशास्त्र में क्या है, क्रिया है, यानी एक्टिविटीज है। तो इनमें दो अंतर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण करता है। ठीक है, दो चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा, एक है वस्तु और एक है सेवा। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, एक है आपका गुड्स और एक है आपका सर्विसेज। ठीक है, यही जो दो चीज है ना, यही क्या है, आर्थिक क्रिया है। यानी इसका किस तरह से हम प्रोडक्शन करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, और लोग उसका क्या होता है कंज्यूम कैसे करें, उपभोग कैसे करें। पहली है गुड्स और सर्विसेज। जो भी हम लोग मार्केट से या कहीं से भी जो भी चीज हम लेते हैं या किसी को दे रहे हैं, उन सब में या तो गुड्स होता है या सर्विसेज होता है। जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। या कोई दुकानदार है वो आपको क्या दे रहा है, कोई गुड्स दे रहा है। कोई फैक्ट्री पर आपको क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है। कोई अब होटल में जाते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, सर्विसेज। बैंक में जाते हैं तो क्या मिल रहा है, सर्विसेज। हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या मिलता है, सर्विसेज। या ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, सर्विसेज मिलता है। कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं या जैसे कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो वो आपको गुड्स देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मुद्रा होता है जिसको आप क्या कहते हैं, कॉइन्स वगैरह कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, वो क्या होता है, इनको विनिमय का साधन बनाने के काम करता है। तो देखिए, दो चीजों का क्या होता है, पूरे आर्थिक क्रियाओं में दो चीजों का ही क्या होता है, खेल होता है। एक होता है गुड्स और एक होता है सर्विसेज। इन्हीं का प्रोडक्शन किया जाता है, इन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इन्हीं का क्या था, कंज्यूम किया जाता है। इन्हीं का क्या था, कंज्यूम किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उत्पादन इनका होता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो यह एक अनुशासनात्मक विज्ञान है जो इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति खरीदते समय क्या विकल्प चुनते हैं, वे उन्हें कैसे एवं क्यों चुनते हैं। जैसे देखिए, हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या लेना है और किस दुकान से लेना है, किस क्वालिटी के वस्तु को लेना है। ये क्या होता है, हम चुनते हैं। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो क्वालिटी अच्छी होती है, हमारे पास पैसा कम है तो उसको हमारे पास पैसा ज्यादा हो तो हम ज्यादा कंज्यूम करने की बात करते हैं, और हमारे पास पैसा कम है तो हम कम कंज्यूम करने की बात करते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, ये एक बात बहुत ज्यादा चुनाव में बहुत ज्यादा उछलते रहते हैं कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब मान लेते सबके खाते में अगर जिस दिन 15-15 लाख आ जाए, अगर मान लेते कभी ऐसा चमत्कार हो जाए, ऐसे तो होने वाला नहीं है, फिर भी अगर मान लेते हैं, उसी दिन क्या होगा, लोगों का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जो लोग आज एक जूते में काम चला रहे होंगे वो क्या है, 10-10 जूते खरीदना चाहेंगे। जब 10-10 जूते खरीदने चाहेंगे तो क्या होगा, डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा। ये पूरा मार्केट क्या होता है, मार्केट देखिए, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। जब डिमांड ज्यादा हो जाएगा यानी मांग ज्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जो जूते आप इस समय 5,000 में खरीद रहे हैं वो उस समय क्या 20,000 तक पहुंच चुका है। इसलिए क्या होता है,
कि इन्हीं को क्या है कंट्रोल करना होता है। इन्हीं चीजों को क्या होता है जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, कि मुद्रा का प्रसार ज्यादा हो जाना। इसलिए क्या होता है, आवश्यकता से अधिक किसी के पास धन नहीं होना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने इतिहास पढ़े है ना, तो इतिहास में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं उन्होंने क्या बोला है, किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से ज्यादा धन नहीं होना चाहिए। अगर आवश्यकता से ज्यादा धन होगा तो क्या होगा, अनैतिक रूप से काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि मंदिर में भी जाने के लिए वीआईपी रूट होते हैं, कि ज्यादा पैसा दीजिए और जल्दी दर्शन कीजिएगा। तो इसका सीधा सीधा संबंध क्या है कि पैसा ज्यादा हो गया लोगों के, कुछ लोगों के पास। नहीं तो मानते हैं भगवान के द्वार पे जाने में मेहनत करके जाना चाहिए, लेकिन जब आप इजीली जा रहे हैं तो वो अलग मैटर है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, व्यक्ति के पास क्या होगा कि जो पूंजी होता है, धन होता है, उसी पर निर्भर करता है कि वो क्या मार्केट को कैसे अनुशासित करे, और वो क्या होता है ज्यादा। और दूसरी बात क्या होता है, जो आजकल देखिए नॉलेज इकोनॉमी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, नॉलेज इकोनॉमी जिसे कहते हैं, इसको फिफ्थ टाइप के इकोनॉमी भी कहा जाता है वर्तमान में। नॉलेज इकोनॉमी में क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा ज्ञान उसके पास ज्यादा पैसा। अब मान ले किसी के व्यक्ति के जमीन वगैरह क्या है रोड के किनारे पे आ गए, या उनके घर वाले के पास पैसे बहुत बहुत ज्यादा है, और व्यक्ति क्या है दिमाग से कमजोर है, तो उस पैसे का क्या होगा, मिसयूज करेगा, तब भी क्या मार्केट में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे साधन होता है, तो इसमें क्या होगा, ये सारी चीज आपको मार्केट में देखने को मिलता है। और एक बात है कि बिना मुद्रा के या बिना पैसे के दुनिया में कुछ होता भी नहीं है। सबके लिए क्या चाहिए, मुद्रा ही चाहिए। अब जो अर्थव्यवस्था केंद्र, देखिए अर्थव्यवस्था जो है उसका जो मुख्य समस्या क्या होती है, किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा सीमित होती है। देखिए एक बात मिलेगा, ऐसे कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जिनके पास क्या होता है अपार संसाधन हो, तो मतलब रिसोर्स ज्यादा हो। जैसे भारत में ही देख लीजिएगा, भारत में जितने लोग रहते हैं सबको अगर अंबानी बनना है तो संभव है नहीं। तो रिसोर्स की क्या है, कमी है, और इसी रिसोर्स का को छीनने के लिए ही तो लड़ाई झगड़ा है। जितने भी पॉलिटिक्स हो गया, चाहे बिजनेस हो गया, चाहे लड़ाई मारपीट गुंडागर्दी जितना भी हो रहा है, यही सब रिसोर्स को अपने कब्जे में लाने के लिए ही हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या है, सोचा था जो दुनिया में अभी तक जो जितने भी अधिकतर लोग मरे हैं वो धर्म के नाम पे मरे हैं, और दूसरे नाम पे संसाधनों को लेने के चक्कर में मरे हैं। तो दोनों चक्करों में लिया, और दोनों क्या है कभी स्थायी होता नहीं है। दोनों क्या होता है मनुष्य के बस में भी नहीं होता, और मनुष्य भी प्राप्त भी नहीं कर पाता जिस विधि से वो प्राप्त करना चाहता है। लेकिन मानव की जो इच्छाएं होती है, डिजायर, देखिए गौतम बुद्ध ने क्या बोला, इच्छाओं पर कंट्रोल करो। इच्छाएं असीमित होती है, और यहाँ अभाव की समस्या को जन्म देता है। इच्छा होगा तो होगा, इसमें हम वस्तुओं और सेवाओं के बीच विकल्प चुनने या व्यापार बंद करने की आवश्यकता होती है। यही पर अर्थव्यवस्था की भूमिका सामने आती है। इसका क्या था, अर्थव्यवस्था की भूमिका सामने। अर्थव्यवस्था के अध्ययन के द्वारा संसाधनों के अभाव की समस्या से निपटने के लिए समाधान प्रदान की जाती है। जैसे समाज कैसे मूल्यवान वस्तुओं को उत्पन्न करके और उसे विभिन्न व्यक्तियों के मध्य वितरित करने के लिए प्रोत्साहित है। ठीक है, जो समाज है वो पहले क्या है, ये डिसाइड करता है कि हमारे जो लोग हैं उनको क्या क्या चाहिए होता है, समाज उसको प्रोडक्शन करता है। जैसे आप लोगों को बताया था कि गांधी जी ने बताया था कि हमारा ग्राम कैसे होना चाहिए, आत्मनिर्भर ग्राम, यानी सेल्फ डिपेंड ग्राम होना चाहिए। अगर सेल्फ डिपेंड ग्राम होंगे तो लोग ज्यादा खुश रहेंगे। अगर जो देश या जो भी समाज क्या होगा, बाहरी चीजों पर जितना ज्यादा डिपेंड रहेंगे यानी निर्भर करेंगे, वो समाज या परिवार या कुछ भी हो, वो ज्यादा क्या होगा, परेशानी में रहते हैं। क्योंकि कभी भी सप्लाई चेन अगर बिगड़ जाए, सप्लाई चेन का मतलब, चेन का मतलब होता है जो वस्तु उनको प्राप्त हो रहा है तो वो वस्तु उनको प्राप्त ना हो तब। सप्लाई चेन अगर बिगड़ जाता है तो उनको क्या होता है, बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता था।
या करना पड़ता है, अभी भी हो सकता है। अगर मान ले तो देखिएगा कई बाढ़ वगैरह आते रहते हैं, अगर वहां पे सप्लाई चेन बंद हो जाता तो लोगों को देख कितनी ज्यादा समस्या तो उनके सामने उत्पन्न हो जाए। तो ये सारी चीज क्या है, समाज डिसाइड करता था पहले, लेकिन आज क्या है, पूंजीवादी समाज होने के कारण क्या होता है, समाज के हाथों से धीरे धीरे क्या है, ये हटता चला जा रहा है। देखिए अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या, उसका 3 कारण है। उत्पादन क्या करे, यानी जो प्रोडक्शन है उसको क्या प्रोडक्शन करे, यानी लोगों को लिए क्या हम बनाए। अब सबके लिए कार बना के देंगे तो कार खरीदने के लिए क्या होगा, लोग होने चाहिए तभी तो कार बनाए। आज से 20-25 साल पहले भारत में कार काम क्यों था, क्योंकि भारत के लोग गरीब थे पहले। आज से 20 साल 25 साल पहले मोटरसाइकिल होना बहुत बड़ी बात होती थी, जो गांव क्षेत्र में होते थे। आज ये गांव में भी क्या है, घर घर में कार होते जा रहे हैं। तो लोगों क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। दूसरा, उत्पादन कैसे करे, कि उत्पादन ऐसे करे कि आने वाले पीढ़ी को भी क्या है, उसका लाभ प्राप्त हो सके। ऐसे नहीं हो कि आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए सारे पेड़ पौधे काट दिया और खनिज संपदा सब हम नष्ट कर दिया और फिर वो लोग आए और मर गए। ऐसे उत्पादन करने का क्या मतलब है। तो इसलिए अभी देखिए नया जो अवधारणा आई है उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं धारणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, हम जिस पीढ़ी में रह रहे हैं उन्हीं का भी पेट पले और आने वाले पीढ़ी को भी क्या है, उन संसाधनों का क्या है, उनको भी यूज करने का मौका मिले। हम ही सब ज्यादा ज्यादा पी खा जाएंगे तो उन लोगों का क्या दशा होगा। इसलिए क्या उत्पादन कैसे करे, ये भी एक चुनौती है। उत्पादन किसके लिए करें, अब ये जिस देश में या जिस समाज में जिन चीजों की डिमांड ज्यादा है उन्हें उत्पादन उन्हीं चीजों की करना है। लेकिन आजकल जो उपभोक्तावादी जो समाज है, जिसको कंज्यूमर सोसाइटी कहते हैं, उसमें क्या होता है, जबरदस्ती लोगों को क्या होता है, सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे एड वगैरह दिखाता है। या आजकल जो नया एक कॉन्सेप्ट आया है, क्रेडिट कार्ड हो गया या ईएमआई वाला सिस्टम जो हो गया, लोन वाला जो सिस्टम हो गया, ये क्या है, आप लोग या सभी लोगों को क्या होता है, कर्जदार बना दे रहे हैं। तो उत्पादन किसके लिए करें, तो समझते हो पहले पैसा दे रहे हैं और फिर उनको खरीदने के लिए क्या है, एड, बड़े बड़े एड एजेंसी उसको बने बने हुए हैं। तो ये सारे क्या है, बहुत सारे दिक्कत है। अब अगला देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में क्या क्या चीज चाहिए होता है। देखिए कोई भी वस्तु का अगर प्रोडक्शन करे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। अगर मान लो तो हम एक लैपटॉप ही बना रहे हैं, तो लैपटॉप को बनाने के लिए हमें बेसिक रूप से क्या चाहिए। देखिए बेसिक रूप से कोई भी वस्तु बनाने के लिए हमें 4 चीजों की, बेसिक चीज की आवश्यकता होती है। 4, एक होता है लैंड या भूमि होता है, जिस पर हम उद्योग धंधे स्थापित कर सके। बिना भूमि के हम कहीं पे भी उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो हवा में कहाँ से कर पाएंगे। दूसरा है कि उसमें श्रम चाहिए होता है, लेबर। लेबर नहीं होगा तो बनाएगा क्या, रोबोट जितना भी आ जाए तो लेबर तो चाहिए होगा भाई, रोबोट को भी ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, इंसान को ही चाहिए भाई। रोबोट को बनाएगा भी कौन, इंसान ही तो बनाएगा। रोबोट को चलाने के लिए भी इंसान चाहिए, मशीन को चलाने के लिए इंसान चाहिए, तो श्रम चाहिए। उसके बाद होता है पूंजी, कैपिटल। कैपिटल नहीं होगा तो भाई आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे। रॉ मटेरियल का कच्चा वस्तु, जिसे कंपनी बनाने के लिए पहले मकान बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, बिजली लगाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप कहाँ से खरीदेंगे। इसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तीसरा चीज चाहिए, चौथा चीज चाहिए उद्यम, उद्यमिता, या जिसको कहते हैं इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो जोखिम लेके कोई काम करता है। जैसे कोई अंबानी है, अंबानी क्या है, इंटरप्रेन्योर है। क्यों, वो नए नए कंपनी लगा रहे हैं, उसको जोखिम कौन उठा रहा है, अंबानी उठा रहा है। तो जोखिम उठाना उसको उद्यमिता या इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे कि स्टार्टअप इंडिया का नाम सुने होगा, उसमें क्या था, इंटरप्रेन्योर बनाने की बात किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक नया प्रोजेक्ट लाया था भारत सरकार ने,
मेक इन इंडिया आप लोग सुने होंगे। मेक इन इंडिया का मेन मकसद क्या था कि यहाँ पे लोगों को इंटरप्रेन्योर बनाना है। या आप लोगों ने एक नया लोन व्यवस्था का भी नाम सुने होंगे, मुद्रा ऋण व्यवस्था। मुद्रा ऋण के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो मुद्रा ऋण के माध्यम से भी क्या लोगों को इंटरप्रेन्योर बनाया जाए। छोटे छोटे उद्योग लगाने की बात या दुकान खोले, कुछ भी खोले, इंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि सबको रोजगार देखना या सबको सर्विस सेक्टर में नहीं लगा जा सकता है। तो कहीं पर भी अगर हमें कोई भी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है या उत्पादन करना है तो क्या चाहिए, चार चीजों की आवश्यकता होगी। भूमि चाहिए होगा, श्रम चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगा और इंटरप्रेन्योर या उद्यमता होनी चाहिए। चार चीज होगा तभी क्या होगा, हम किसी क्षेत्र में किसी वस्तु का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर ये चार चीज नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा फोटो में आप लोग को दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है कि देखिएगा यहाँ पे चार चीज आप लोग को दिख रहा है। सबसे पहले क्या चाहिए, भूमि चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, लेबर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। फिर क्या चाहिए, इंटरप्रेन्योर चाहिए। तभी हम क्या होगा, कुछ वस्तु को हम बना पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम बना नहीं पाएंगे। ये चार क्या इसको कहते हैं, किसी भी वस्तु के उत्पादन के चार मुख्य कारक। ये उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है उसके प्रमुख कारक क्या होता है, भूमि, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। इनको ध्यान देते हैं। भूमि क्या है, देखिए भूमि क्या है, एक आर्थिक संरचना जिसमें देश के अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। देखिए भूमि का मतलब केवल जमीन का टुकड़े से मतलब मत रखिएगा। भूमि का मतलब होता है भूमि में पाए जाने वाले खनिज संपदा से भी लगाइएगा। भूमि में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी को क्या है, यहाँ पे भूमि से उसको माना जाता है। तो भूमि से क्या है, आपका जितने भी संशोधन होता है, तो वो भूमि हो गया, लकड़ी हो गया, मत्स्य हो गया, जितने भी संशोधन हो गया, लोहा खनिज वगैरह जो भी है, ये सब क्या होता है, भूमि के अंदर। दूसरा होगा श्रम यानी लेबर। लेबर का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधन को उपभोक्ता वस्तु में बदलने की जो मानव पूंजी चाहिए होता है उसको देखिएगा। जहां पर मानव पूंजी या जिसे कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स या मानव पूंजी, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक बात ध्यान देगा, जिस देश का ह्यूमन रिसोर्स या मानव पूंजी जितना ज्यादा स्किल्ड होगा, उस देश का इकोनॉमी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब बोले कैसे, अब मान लेते हैं कि हमारे देश में लेबर बहुत ज्यादा है, उसको अनस्किल्ड लेबर जिसे कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जो मनरेगा में काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो अनस्किल्ड होता है। मनरेगा आप लोग जानते होंगे, मनरेगा में जो काम करते हैं वो अनस्किल्ड होता है। उनका मजदूरी कितना हो, 300 350 रुपये होगा ज्यादा ज्यादा। लेकिन वहीं पे क्या होता, अगर एक स्किल्ड लेबर होता, स्किल्ड लेबर होता तो उनकी मजदूरी क्या था, कम से कम 1000 रुपये होता। देखिए आय में कितना 3 गुना अंतर आ जाएगा। इसलिए आप लोग देखा होगा कौशल भारत मिशन का नाम सुने होंगे। तो कौशल भारत मिशन में स्किल इंडिया जो पीएम स्किल इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, पीएम स्किल इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, उसके माध्यम से यही तो किया जा रहा है कि लोगों को या जो हमारे युवा पीढ़ी है उसको स्किल्ड किया जाए। देखिए हमारे यहाँ पे यूनिटी जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, उसमें स्किल्ड नहीं होते हैं। अच्छे से जस्ट फिजिक्स पढ़े हुए एमएससी बंदा भी क्या था, घरों में बिजली की लाइन लगाने में दिक्कत आ जाती है। अच्छे से अच्छे क्या होता है, इकोनॉमी के पढ़ने वाले क्या होता है, मार्केट में जाकर सामान खरीदने और बेचने में उनको दिक्कत आने लगती है। तो ये ऐसे क्यों हमें, क्योंकि उनके साथ क्या प्रैक्टिकल नहीं, नॉलेज नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। इसलिए क्या मानव पूंजी क्या है, सबसे ज्यादा इसका यूज ज्यादा करना चाहिए। और जिस देश के पास मानव पूंजी ज्यादा सक्षम होंगे, स्किल्ड होगा, वो देश ज्यादा करेगा। जैसे जापान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो परमाणु बम से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जापान फिर से क्या है, खड़े हो गए हैं। मेन कारण क्या है, वहां के मानव पूंजी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मानव पूंजी, आप अमेरिका को तो जितना भी गाली दीजिए कि इसको पैसा ला खाया ब्रिटेन के लोग, लेकिन मानव पूंजी वहां पे क्या है, भारत के अपेक्षा अच्छा है। और उन्होंने भी क्या, दूसरे देशों के जो अच्छे अच्छे मानव पूंजी है यानी ह्यूमन रिसोर्स, उसको भी क्या अपने देशों में नागरिकता दे रखे हैं। तो ये भी क्या है, मानव पूंजी बहुत जरूरी है। इसलिए
एक जो बच्चा होता है अगर वो बचपन में अगर कुपोषित हो जाता है तो एक स्वस्थ बच्चे से 15% उसकी एफिशिएंसी कम हो जाता है। इसलिए देखिए अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग पढ़े होंगे उसमें ये बात किया गया कि कक्षा 6 से लेके उनको स्किल सिखाया जाए, स्किल सिखाया जाए। और जो भी यूनिवर्सिटी है उसको क्या है कोई ना कोई उद्योग धंधों के साथ क्या होगा उनको क्या कहा जाता है अप्रेंटिस का काम करवाया जाए। देखिए अप्रेंटिस बहुत जरूरी है। अभी देखिएगा भारत में ये नहीं था, अमेरिका में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे अप्रेंटिस नहीं होता है। भारत में तो क्या है कॉलेज क्या है घूमने फिरे चले वहाँ पे 6 महीने पढ़ाई होती है कॉलेज में और 6 महीने क्या होता है बच्चे कंपनी में जाते हैं और सीखते हैं जिसका जो भी सब्जेक्ट होते हैं। तो इंटर पैनर बनने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। तो श्रम बहुत ज्यादा स्किल होना चाहिए क्योंकि इस समय जो हमारा पूरे दुनिया का जो इकोनॉमी ना वो नॉलेज इकोनॉमी में बनता जा रहा है। नॉलेज इकोनॉमी के लिए क्या है पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इसलिए पूंजी कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास जो भी उपकरण या भवन या कुछ भी लगाना है उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए पूंजी होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या है आपका कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है चल कैपिटल और एक होता है अचल कैपिटल। देखिए आपके पास अगर नोट की गड्डी है तो वो क्या है आपका चल पूंजी होगा, चल मतलब चलता फिरता पूंजी है। और आपके पास कोई कार हो गया तो वो क्या अचल पूंजी है। या आपके पास जो मकान हो गया वो क्या अचल है, उसको तुरंत क्या होगा लिक्विडिटी में चेंज नहीं कर सकते। देखिए इकोनॉमी में एक शब्द आता है तरलता। जो नोट होता है या जो करेंसी होता है ना इसको क्या होता है जल्दी इसको क्या है तरलता यानी लिक्विडिटी इसकी जल्दी होती है। जल्दी क्या होता है विनिमय हो जाता है इसका। विनिमय मतलब क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन जो सोना चांदी हो गया घर वगैरह हो गया जमीन जायदाद होगा ना इसकी लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि इसको तुरंत हम बेच नहीं सकते हैं। उसके लिए उचित ग्राहक चाहिए होता है, उचित जगह चाहिए होता है। हर जगह पे हम इसका सौदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है करेंसी क्या होता है सबसे ज्यादा अच्छा लिक्विडिटी होती है तरलता उसमें होती है। उसके बाद आता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर के लिए क्या होना चाहिए कि उनके पास इतना क्षमता होनी चाहिए कि वो क्या है वो प्रोडक्शन को कर पाए, उसका डिजाइन कर पाए। ये सारी चीज क्या है इंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है सामान का पैकेजिंग बहुत बड़ा महत्व होता जा रहा है। इसलिए देखिए आजकल जो खाना जो भी चीज होता है उसका सामान से ज्यादा पैकेजिंग उसकी अच्छी होती है। तो पैकेजिंग भी देखिए बहुत जरूरी है। आजकल उत्पादन में लोगों तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पैकेजिंग बहुत जरूरी है। पैकेजिंग करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो ये चार चीज क्या है कोई भी चीजों के उत्पादन के लिए चार चीज चाहिए होता है। कौन कौन सा? एक होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी, चौथा होता है इंटरप्रेन्योर या एजेंसी। और जिन देशों में ये लोगों के पास ये ज्यादा अच्छा है वो देश ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। और जिनके पास क्या तो इनका सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा उनके पास ये दिखाएगा। अब हम लेते हैं वस्तुओं के प्रकार। देखिए जो हम जो गुड्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है कुछ दो प्रकार के गुड्स होते हैं। एक तो होता है फाइनल गुड्स जिसे कहते हैं। फाइनल गुड्स किसे कहते हैं पहले समझ लीजिएगा। आप दुकान से बिस्किट खरीदते हैं ना तो वो फाइनल गुड्स। फिर उसके बाद वो बिस्किट का और कुछ नहीं होता है, उसके बाद खाना ही होता है। तो बिस्किट क्या है एकदम आपका अंतिम यानी फाइनल गुड्स होता है। दूसरी बात यह होता है आपके दुकान में जो आटा है यानी जो फ्लोर है वो क्या होता है मीडिएटर या मध्यवर्ती वस्तु होता है कि उसी से रोटी या और भी जो प्रोडक्ट है उसको बनाया जाता है। यानी अंतिम वस्तु उसे कहते हैं कि जो उसके बाद उसे और से प्रोसेसिंग नहीं हो सकता। प्रोसेसिंग में दूसरा रूप उसको बदल नहीं सकते हैं। मध्यवर्ती वस्तु उन्हें कहा जाता है जिनको क्या था फिर से प्रोसेसिंग करके दूसरे रूप में बदल जा सकता है। जैसे आपको बताया आटा, गेहूं से हमने आटा बना दिया, आटा क्या है मध्यवर्ती वस्तु हो गया और उसी से जो बिस्किट वगैरह बन रहा है वो क्या बन रहा है उसको फाइनल वस्तु कहते हैं। तो फाइनल वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है उससे हम दूसरे वस्तु को बना सकते हैं और जो फाइनल वस्तु होता है उसके ज्यादा आगे हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। अब अगर अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र की शाखा
देखिए जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र के जो जनक है उसको एडम स्मिथ को उसके जनक कहा जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि इससे पहले लोग अर्थशास्त्र के बारे में नहीं जानता था, ऐसे कुछ नहीं। देखिए एडम स्मिथ ने सबसे पहले ये जो आर्थिक जितनी भी क्रियाएं हैं उनको व्यवस्थित किया गया था। व्यवस्थित मतलब तो अरेंजमेंट किया गया था। इससे पहले लोगों को आर्थिक का तो नॉलेज था, पहले भी लोग व्यापार करते थे यहाँ पे, लेकिन इन्होंने ये बात बताया कि जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है, और मार्केट को क्या करना चाहिए, ओपन करना चाहिए। मार्केट को किसी पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथों में मार्केट नहीं होना चाहिए। जो बाजार है वो किसी पर्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति या समूह के पास नहीं होना चाहिए, वो सभी के लिए होना चाहिए। और मार्केट कैसा होना, ओपन मार्केट होना चाहिए। कैसे मार्केट होना चाहिए, ओपन मार्केट होना चाहिए, क्लोज मार्केट नहीं होना चाहिए। कि जहाँ पे सभी लोग आए, मोल भाव करे, सामान बेचे, सामान खरीदे, ऐसा स्थान होना चाहिए जो मार्केट सबके लिए यूजफुल है। तो ये बात सबसे पहले एडम स्मिथ ने कहा। देखिए एडम स्मिथ के कहने के बाद क्या, भारत में जो अंग्रेज लोग आए थे ना, अंग्रेज लोगों ने भारत के मार्केट को ओपन किया। पहले क्या था, भारत में जितने भी व्यापार होते ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी करते थे। बाहर के जो ब्रिटेन की जो अन्य कंपनी है ना वो भारत में व्यापार नहीं कर पाते। आप लोग को थोड़ा सा जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है, हमारा जो संवैधानिक विकास हुआ है ना उसमें आपको बताऊंगा कि 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, उसको बताऊंगा 1813 का जो चार्टर्ड अधिनियम आता है, उसमें पहली बार क्या, भारत के जो मार्केट है उसको ओपन कर दिया गया था और सभी यूरोपियन व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तो इससे क्या होगा कि लोगों को क्या है, जो व्यापारी है उसको लोगों तक पहुंच आसानी से हो। ये अर्थशास्त्र की जो शाखाएं है, ब्रांच, वो दो प्रकार से है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी और एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म अर्थव्यवस्था होता है, और जो मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। सूक्ष्म देखिए देखा जाए क्या, सूक्ष्म मेन जो होता है ना वो अर्थशास्त्र होता है, और जो मैक्रो होता है उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर आपको प्रशासन चलाना है तो आपको क्या चाहिए, मैक्रो इकोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए। प्रशासन चलाना है या देश को चलाना है तो कैसे व्यवस्था होना चाहिए आपके पास, मैक्रो इकोनॉमी का नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। और आप अगर एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, तो आपको क्या है, माइक्रो इकोनॉमी के बारे में जानना चाहिए। तो नहीं क्या, माइक्रो इकोनॉमी के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो आप क्या है, अर्थव्यवस्था के जो छोटे छोटे पॉइंट है उसको नहीं जानेंगे। आपके जो सिलेबस है उसमें दोनों चीज को हमको पढ़ना है, मैक्रो भी पढ़ना है और माइक्रो भी पढ़ना है। तो इसमें हम दोनों शाखाओं को हम पढ़ेंगे। तो जो माइक्रो इकोनॉमी है उसमें क्या है, छोटे चीजों यानी छोटी आर्थिक जो इकाइयां होती है उनको हमें पढ़ना होता है। जैसे उपभोक्ता हो गया, परिवार हो गया, फॉर्म हो गया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। वस्तु और सेवाओं की जो मांग आपूर्ति होता है इनके बारे में हमें पढ़ना है, यानी सप्लाई और डिमांड के बारे में हमें ज्यादा देखना है। और उसी में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, उसके बाद और बहुत सारे चीज उसमें आते हैं। मैक्रो इकोनॉमी में क्या देखना होता है, मैक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, हमें बड़ी चीजों को देखना होता है। और बड़े चीजों में क्या होता है, एक देश या एक व्यवस्था को कैसे चलाना है। इसमें देखिए क्या होता है, आय, राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, इन्फ्लेशन क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है। देखिए आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि अलग अलग चीज होता है। एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको कहते हैं आर्थिक समृद्धि, वो हर इकोनॉमी में होता है, लेकिन आर्थिक जो विकास होता है ना वो किसी किसी इकोनॉमी में पाया जाता है। तो मेन है आर्थिक विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास का मतलब होता है जो देश में जितने भी लोग रहते हैं उनका क्या होता है, सबको इकोनॉमी के रूप से उनको क्या है,
सुविधाएं प्रदान करना। और आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि देश में पूंजी बढ़ रहा है, लेकिन पूंजी किसके साथ बढ़ रहा है ये अभी मालूम नहीं। आज भी देखिए हमारे देश में क्या है, 1% लोगों के पास क्या है, 70% पूंजी है। तो इसको क्या है, आर्थिक विकास नहीं कहते, बल्कि इसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। समझिएगा, आर्थिक ग्रोथ हो रहा है भारत का, ना कि आर्थिक क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए देखिए गरीब गरीब बना रहे हैं। आज भी भारत में क्या है, 28 करोड़ लोग क्या है, 2 वक्त का भोजन उनको नहीं मिल पा रहा है। और इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, तो इसमें क्या है, इसका मेन कारण क्या है कि हम जो प्रोडक्शन करें ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही रूप से नहीं कर पाए। प्रोडक्शन बहुत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के हाथों में क्या होगा, कैपिटल जमा हो रहा है। तो ये बहुत घातक चीज भी है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए कुछ ही लोगों के पास ज्यादा धन जमा होना भी क्या है, बहुत ज्यादा घातक होता है। ये भी धन, देखिए आजकल क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट क्या होता है, ये कोई नेता नहीं चलाता है, बल्कि ये बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने होते हैं ना, यही पूरी सरकार चलाते हैं। अगर अंबानी या अडानी चाहे 1 घंटे में सरकार गिरा दे, तो एक एक व्यक्ति, एक एक सांसद को अगर 500 करोड़ रुपए देंगे, तो कौन सा सांसद होगा जो बिकेगा नहीं। अगर 50-60 सांसद को खरीद ले, तो गवर्नमेंट तो ऐसे ही गिर जाती है। तो इसलिए क्या था, आजकल राजनेता नहीं चला रहा है देश को, बल्कि क्या होता है, इकोनॉमिस्ट चलाते हैं। मतलब इकोनॉमिस्ट नहीं कहेंगे, पूंजीपति लोग चलाते हैं, उनके हाथों में चलते हैं। अब ये आजकल जितने भी बड़े बड़े मीडिया घराने आप लोग देख रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर है, सब ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं। अब बताइए, इनसे उम्मीद करेंगे कि गरीबों के लिए ज्यादा न्यूज बनाए, या उनके खिलाफ जो न्यूज है वो बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। उनको घाटा क्यों होगा भाई, दिक्कत है। अब ये आर्थिक विचारधारा, चलिए समझिएगा। देखिए आर्थिक विचारधारा, देखिए क्या होता है, एक है क्लासिकल होता है, जो परंपरागत से चली आ रही है आर्थिक विकास। ये क्या हुआ था, 1929 के पहले के जो आर्थिक नीतियां है, उसे क्या कहते हैं, क्लासिकल अर्थव्यवस्था या क्लासिकल विकास कहा जाता है। समझ लीजिएगा, कब से कब तक, 1929 से पहले। देखिएगा 1929 से पहले जो हमारे पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था था, उसको शास्त्रीय या क्लासिकल कहा जाता है। वो परंपरागत चला रहा है। आपको बता कि 1929 के बाद क्या पूरे विश्व में क्या महान मंदी आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था। महान मंदी जिसे कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। तो इसमें पूरे दुनिया के देश क्या है, इस आर्थिक मंदी से गुजरे। तो ऐसा कोई देश नहीं रहा होगा जो इसमें शामिल नहीं हुआ। तो उसके बाद एक नया इकोनॉमिस्ट है, जिसको किन्स कहा जाता है, और उन्हीं के नाम पे क्या बना है, किनेंसियन विचार। उससे पहले के जो मॉडल था, वो उसको क्या था, क्लासिकल कहते हैं। इससे पहले के जो मॉडल है वो क्लासिकल कहते हैं। उसके बाद का जो मॉडल है वो क्या कहता है, किनेंसियन मॉडल कहा जाता है। ठीक है गाइस, क्लासिकल मतलब होता है जो जैसे चल रहा है, जिसमें फायदा होगा वैसे काम कीजिएगा, इसमें कोई रूल रेगुलेशन सरकार की तरफ से नहीं था। लेकिन जब विश्व में बहुत ज्यादा बड़ा मंदी आया, तो देखा गया है कि जो वर्क हो रहा है, जो क्या है, वर्क हो रहा है, या अर्थव्यवस्था का जो एग्रीगेट डिमांड है, ये समग्र मांग है, उसके ऊपर क्या होना, विचार करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या है, रोजगार उत्पादन और आर्थिक विकास। देखिए अभी बोला ना कि आर्थिक विकास बहुत जरूरी है, रोजगार देना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है, लोग गलत रास्ते में चले जाएंगे। अब तो मालूम होगा, नहीं तो सुन लीजिएगा, जब ये महान मंदी है, तो अमेरिका में बड़े बड़े जहाज में क्या है, सामानों को डुबोया जा रहा है, खाद्य पदार्थों को डुबोया जा रहा है, कोई खरीद नहीं रहा था, डिमांड नहीं, मार्केट में डिमांड ही नहीं था। तो तभी क्या है, अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट थे, किन्स, उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति है ना, उसको फ्री में पैसा मत बांटिए। फ्री में पैसा बांटेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा वो। उनको काम दीजिएगा, काम करे, उनको पैसा दीजिए, उससे क्या है, इन्फ्लेशन कम है। तो अमेरिका में आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, संरचना विकास देख रहे हैं ना, वो 1929 के जो मंदी आया था, उसके बाद अमेरिका में ये बोला गया कि जितने भी रोड बनना है वो सब रोड बना दो।
रोड बनाएंगे तो क्या होगा, मजदूरी यानी रोजगार बढ़ेगा, सीमेंट उद्योग में डिमांड बढ़ेगा, सरिया यानी लोहा इस्पात में डिमांड बढ़ेगा, जो पेट्रोलियम है उसमें भी डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तब सप्लाई बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तभी सप्लाई बढ़ेगा, तभी क्या होता है इसको जो किनेंशियन थ्योरी कहा जाता है या सिद्धांत कहा जाता है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले डिमांड डिमांड को क्रिएट करना पड़ेगा। देख पहले क्या था कि मांग के हिसाब से क्या होता वस्तु बनता था, अब क्या है डिमांड के जो है, डिमांड जो मांग है उसको क्रिएट किया जा रहा है और उसको बनाया जा रहा है, उसके अनुसार क्या है फिर वस्तु को बनाया जा रहा है। क्योंकि पहले का जो देखिए 1929 से पहले जो अर्थव्यवस्था था उसमें क्या था, अधिकतर उपनिवेश था, तो जो बड़े बड़े देश था उनको उसमें असर नहीं पड़ता था। लेकिन जब 1929 में बहुत सारे जो पहला विश्व युद्ध हो गया और बहुत सारे और भी आर्थिक कारण थे, यूरोप में बहुत बड़े बड़े क्या था तमाशाही बन रहे थे, तो उसमें जो आर्थिक व्यवस्था खुलापन जो था वो बंद हो गया था। उसके कारण क्या जो बड़े बड़े जो देश थे उनको दिक्कतें पैदा होना शुरू कर दी। इसीलिए देखिए किसी देश में जो रोड बनना, हॉस्पिटल बनना, ये सब बनने से क्या होता है रोजगार बढ़ती है और उससे डिमांड क्रिएट होता है, और डिमांड क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा सप्लाई बनेगा, सप्लाई नहीं होगा, डिमांड और सप्लाई अगर सही से नहीं होगा तो ये अर्थव्यवस्था चल नहीं पाए। ध्यान देगा, तो ये दो अर्थव्यवस्था, एक क्लासिकल जो 1929 से पहले था और जो फिनेंशियल है ये 1929 के बाद का जो आर्थिक नीतियां जो बन रही है आजकल वो क्या था इसी पर निर्भर करता है। अब यह अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी, देखिए तीन प्रकार के अर्थव्यवस्था होता है। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी का मतलब समझ लीजिएगा जिसके पास पैसा हो, और जो अर्थव्यवस्था के जो अधिकांश जो कार्य हो वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आए, जैसे उद्योगपतियों के या पूंजीपतियों के हाथों में क्या हो, ज्यादा डेवलपमेंट करने का सेक्टर उनके पास ज्यादा हो, क्षेत्र उनके पास ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें क्या है आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए आज हम अर्थव्यवस्था की एक प्रकार नहीं बताएंगे जो टाइम कम है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इसको आपको कल बता देंगे। इसको आप लोग को अभी पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमी में जो टर्म्स है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स अगर मिस कर जाएंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी के टर्म्स बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो इसको आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नहीं है तो फिर आप लोगों से कल मिलते हैं, क्योंकि अभी टाइम खत्म होने वाला है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिए।